23 जनवरी यानी कि पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पर मैं आज आपको उनके जीवन से जुड़े कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में बताऊंगा जो शायद आपने आज तक ना सुने हों। बात है सुभाष चंद्र बोस जी के आईसीएस परीक्षा पास करने की कि उन्होंने उस समय जब हमारा देश गुलाम था और किन परिस्थितियों का सामना करते हुए उन्होंने आईसीएस परीक्षा पास की और उससे क्यों इस्तीफा दिया और उसके बाद वे एक महान नेता कैसे बने। तो आज इन सभी पर मैं आपसे विस्तार से उनकी ही लिखी हुई आत्मकथा जो भारतीय तीर्थयात्री यानी के इंडियन पिलग्रिम के नाम से उन्होंने लिखी उसके बारे में आपसे बताऊंगा। बात है सन 1920 की, जब इंग्लैंड में एक अखबार में रिजल्ट आया और उसमें एक भारतीय नौजवान ने आईसीएस की परीक्षा पास की जिसे आजकल आईएएस कहते हैं। उन्होंने वह परीक्षा पास ही नहीं की बल्कि उन्होंने टॉपर्स में अपना नाम पहुंचाया। उनकी रैंक थी 4th और उस समय आईसीएस परीक्षा पास करना जितना कठिन था उसके बारे में जो उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा मैं उसके बारे में बताता हूँ। उन्होंने बताया कि मेरे पिताजी की बहुत इच्छा थी कि मैं आईसीएस बनूं। सुभाष चंद्र बोस जी एक उच्च वर्गीय परिवार से संबंध रखते थे और उनके पिताजी एक बड़े वकील थे जिसकी वजह से उनकी शिक्षा दीक्षा इंग्लिश मीडियम स्कूल में शुरू से की गई। वे कटक के रहने वाले थे और उनकी इंग्लिश मीडियम से शिक्षा दीक्षा होने की वजह से इंग्लिश पर उनकी पकड़ बहुत अच्छी थी। यहाँ तक कि वे बंगला में सहज नहीं थे लेकिन इंग्लिश उनकी काफ़ी अच्छी थी। पढ़ने में वे शुरू से ही बहुत तेज थे, प्रथम स्थान हमेशा लाते थे। इसी वजह से उनके पिताजी की अपेक्षाएं उनसे थी कि उनका पुत्र कलेक्टर बने, जो आज भी एक सम्मानजनक पद है जिसके लिए सभी प्रयास करते हैं। उस समय परीक्षाएं केवल लंदन में आयोजित की जाती थी और इसीलिए उनके पिता ने यह निर्णय लिया कि सुभाष चंद्र बोस को भी लंदन भेजा जाए और उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को 24 घंटे का समय दिया कि अगर तुम्हें आईसीएस की परीक्षा देनी है तो मुझे तुरंत बताओ। सुभाष चंद्र बोस जी भी चाहते थे कि पिता की इच्छा पूरी की जाए। उनका इस पद से और इस पद की मिलने वाली सहूलियतों से इतना मन उनका नहीं करता था कि वो इन सब सुख साधनों का उपभोग करें, क्योंकि उनके मन में शुरू से ही देश प्रेम और अंग्रेजों के प्रति नफरत और अंग्रेजों को वे अपना दुश्मन शुरू से ही समझते थे कि ये मेरी भारत माता को लूटने खसोटने वाले लोग हैं, मैं इनके साथ कार्य नहीं करूँगा। तो उन्होंने 24 घंटे का जब उनके पिताजी ने उनको समय दिया तो उन्होंने मात्र 2-3 घंटे बाद ही अपने पिताजी से कहा कि वो लंदन जाएंगे, आईसीएस की परीक्षा देंगे। जब वो लंदन पहुंचे तो उनके पास मात्र 8 माह का समय था आईसीएस परीक्षा देने के लिए और उस समय भी जैसा कि आजकल 9 विषय होते हैं, उनके परीक्षा के लिए भी 9 विषय थे और आज से कहीं ज़्यादा कहें तो उनको मेहनत करनी पड़ती थी। और जब उन्होंने वहाँ जाकर देखा कि कई नौजवान कई वर्षों से आईसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वे भी अपनी तैयारी में जुट गए। उन्होंने बताया अपनी ही आत्मकथा में कि
उनको दिन रात अपनी परीक्षा और उसकी तैयारी में जुटे रहना ही अच्छा लगने लगा था। उनकी विषय की बात करें तो इंग्लिश, जैसा कि एक कंपलसरी विषय था, और उस समय फ्रेंच भाषा और संस्कृत भाषा को भी सीखना होता था। इसी के साथ ज्योग्राफी और इतिहास में यूरोप का इतिहास आदि की भी पढ़ाई करनी पड़ती थी। उनके साथ एक महीना परीक्षा चली तो एक अनहोनी घटना और घटी, जिसमें उनका एक पेपर लिखते हुए उन्हें समय की कमी पड़ गई, जिससे कि उन्हें लगा कि इस बार उनका इस परीक्षा में नंबर नहीं आ पाएगा। एक दिन रात में उनके दोस्त का फोन आया कि तुम्हारा नंबर आईसीएस परीक्षा में आ गया है और तुम्हारी रैंक 4th है। लेकिन उन्हें विश्वास नहीं हुआ और वे सो गए। सुबह उठकर जब न्यूज़पेपर में उन्होंने अपना नाम पढ़ा तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, और इस न्यूज़ से पूरे इंग्लैंड में हड़कंप मच गया, क्योंकि जो इंग्लैंड वालों की, ब्रिटेन वालों की एक अब तक की मंदगढ़ंत कहानी थी कि भारतीय असभ्य हैं और उन्हें सभ्य बनाने की जिम्मेदारी हम इंग्लैंड वालों पर है। भारत एक सपेरों का देश है जहाँ के व्यक्ति सभ्य नहीं हो सकते। इस सोच का उत्तर सुभाष चंद्र बोस की रैंक ने पूरे इंग्लैंड को दे दिया था। इसके बाद उनका तो मन शुरू से ही इस नौकरी को करने का नहीं था, इसलिए उन्होंने 7 माह के अंदर ही अपना इस्तीफा देने का फैसला किया, जिससे उनके पिताजी ने उन्हें बहुत समझाया। इंग्लैंड जाकर के उन दिनों में इस्तीफा देना होता था। इंग्लैंड के अधिकारियों ने भी समझाया कि इतनी बड़ी नौकरी से तुम इस्तीफा क्यों दे रहे हो। तो उनका कहना था कि ये तंत्र जो मेरी भारत माता को लूटने के लिए बनाया गया है, मैं इस तंत्र में शामिल नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपना इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा देने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी जब भारत लौटे तो पानी के जहाज से जब लौटे तो वहाँ हजारों हजार भारतीयों का हुजूम लगा हुआ था। तभी सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि अब भारत को आज़ाद करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मेरे समर्थन में जब इतने भारतीय खड़े हैं, जब मैं गांव गांव घूमकर प्रचार करूंगा तो कितने लोग मेरे समर्थन में खड़े होंगे। और यही हुआ। आगे चलकर सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व में देश के प्रति एक नौजवान ने अपनी जान की बाजी लगा दी। ये एक घटना बहुत प्रसिद्ध है कि जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया तो महिलाओं ने अपने मंगलसूत्र तक निकालकर सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिए, और उनकी फौज में शामिल होने के वक्त एक माँ अपने बेटे को लेकर आती है और कहती है कि इसकी बड़ी इच्छा है कि इसको आपकी फौज में भर्ती कर लो। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि इसको तो दिखाई नहीं देता, इसको कैसे भर्ती कर लूं। तो उस बेटे ने सुभाष चंद्र बोस जी से कहा कि मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर आप मुझे अपनी फौज में भर्ती कर लेंगे तो मैं दुश्मन की एक गोली को तो कम कर ही दूंगा। तो इस तरह का उत्साह, इतना समर्थन सुभाष चंद्र बोस जी को मिला। सुभाष चंद्र बोस जी के नेतृत्व का डंका तो तब बजा जब 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने
कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता संभाली और 1939 त्रिपुरी अधिवेशन में जब महात्मा गांधी ने सुभाष चंद्र बोस के सामने पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष पद के लिए लड़ाया और पट्टाभी सीतारमैया को बुरी हार का सामना करना पड़ा। और उस समय महात्मा गांधी ने भी कहा कि ये पट्टाभी सीतारमैया की हार नहीं, मेरी हार है। तो सुभाष चंद्र बोस जी की प्रसिद्धि का डंका इतना बज चुका था कि उनके सामने कोई टिक नहीं सकता था। और उसी समय सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा कि मैं किसी अध्यक्ष पद का लालची नहीं हूँ और मैं आज ही कांग्रेस से इस्तीफा देता हूँ। तुम अपने हिसाब से कांग्रेस चलाओ, मैं अपने हिसाब से देश को आज़ाद कराऊंगा। और यही हुआ। तो इसी के साथ मैं बताता हूँ कि जब भी सुभाष चंद्र बोस जी ने जिस कार्य को भी किया, इतनी लगन से और इतनी मेहनत से किया कि उनके सामने कोई टिक नहीं सका। चाहे वो ICS परीक्षा पास करना हो, या देश की आज़ादी के लिए बलिदान देना हो, या देश के नौजवानों को देश की आज़ादी के लिए तैयार करना हो। उनकी इन सभी योगदानों को देखते हुए हम आज उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी उनको श्रद्धांजलि देते हुए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा की। और अभी हाल ही में उन्होंने उनकी प्रतिमा को इंडिया गेट के सामने स्थापित करने का भी निर्णय लिया, जो बहुत ही सराहनीय निर्णय है। धन्यवाद।